नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, किसानों को हर 2-3 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। इससे किसानों को ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन सी तत्वों की कमी है और इससे हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं। इससे किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, लागत में कमी आएगी और जो पर्यावरण होता है उसमें भी सुधार होता है। मिट्टी परीक्षण कब कराना चाहिए, उचित समय क्या है, कहाँ इसकी जांच कराएं, फिर जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कहाँ से लें, इसके बाद किसानों को क्या करना चाहिए, आज हम इसी संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग मध्य प्रदेश विदिशा से कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश तिवारी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों को मिट्टी परीक्षण कब कराना चाहिए। देखिए, मिट्टी परीक्षण जैसा कि अभी हाल आपने बताया था कि वैसे तो हर फसल के पहले अपन मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल में एक बार तो प्रत्येक खेत का मिट्टी का परीक्षण अपने को कराना ही चाहिए। और उसके बाद अपन चाहे तो फिर हर सीज़न में हर फसल के बाद करा सकते हैं। तो किसानों भाइयों, हर साल भी हम मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं और 2 या 3 साल में तो अवश्य कराना चाहिए। उचित समय क्या है फसल के लिए? जैसे कि अभी जो समय चल रहा है ग्रीष्मकालीन का समय है। क्योंकि मिट्टी का जो सैंपल हमको लेना है वो खेत से मिट्टी का सैंपल अलग अलग स्थानों से लेना है और खेत इस समय हमारे खाली रहते हैं। तो सबसे बढ़िया समय होता है ग्रीष्मकाल का समय, जब हम रबी की फसल काट लेते हैं और इस समय जो गर्मी का समय है, इस समय खेत पूरा खाली होता है। तो इस समय सैंपल लेना आसान होता है और किसान के पास समय भी होता है। तो सबसे बढ़िया बेहतर समय तो यही ग्रीष्मकाल का है, लेकिन इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अपन सैंपल फसल लगाने से पहले, क्योंकि हमको सैंपल लेते क्यों हैं? लेते इसलिए हैं कि उसका मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर कितना क्या है वो जानने के लिए। वो क्यों जानते हैं? फसल के लिए। तो फसल से पहले लेना ये आवश्यक है, तभी हमको जो फसल लगाना है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए किसी भी फसल के पहले लगा सकते हैं। और वैसे 3 साल में एक बार करना है या वर्ष में एक बार करना है तो सबसे बेहतर समय ग्रीष्मकाल का समय है, जो कि अभी चल रहा है। इसलिए अपन ने ये कार्यक्रम अभी रखा है कि लोगों को अभी ये समय है, अभी सैंपल ले लें और अभी टेस्ट करा लें और फिर जो फसल आप लगाएंगे उसके अनुसार फिर उसका उर्वरकों का चयन करें, उर्वरकों का उपयोग करें। जी, डॉक्टर साहब ऐसा बता रहे हैं कि सबसे उत्तम समय है कि अभी हमारे किसान भाइयों को अपनी मृदा या मिट्टी का परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए। अगर अभी चूक गए तो जब अपन दूसरी फसल बोएंगे अगली फसल के, उसके पहले करा लें। कैसे कराएं? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे कराएं, कहाँ संपर्क स्थापित करें। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों के सामने, और नहीं तो हर किसान चाहेगा कि मेरी लागत कम हो। तो मिट्टी परीक्षण कैसे कराएं, इसका तरीका क्या है? मिट्टी परीक्षण के लिए प्रदेश में अभी 313 ब्लॉक हैं। हर विकासखंड में, हर ब्लॉक में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, लैब है। हमारी विभागीय शासकीय लैब है वहाँ पर, जहाँ की मिट्टी परीक्षण का काम किया जाता है। तो उस लैब में किसान को सैंपल लेके जाना है। अब सैंपल लेके कैसे जाएं? उसके लिए ये है कि हमारे प्रसार कार्यकर्ता भी जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं या जो हमारे हर एक विकासखंड में कार्यालय हैं और अन्य संस्थाएं भी बहुत सी हैं जो मिट्टी परीक्षण कार्य में मदद करती हैं, जैसे कि इफ़को कंपनी है, क्रिफको कंपनी है और कहीं ट्रेनिंग सेंटर हैं, कृषि महाविद्यालय हैं। ये सब लोग मिट्टी परीक्षण कार्य में मदद करते हैं। तो इनकी सहायता से किसान को स्वयं अपने खेत से मिट्टी का सैंपल लेना है और लैब तक पहुंचाना है। और किसान स्वयं नहीं पहुंचा पाता है तो ये जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, इनकी मदद से अपना सैंपल लैब तक, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तक पहुंचाएंगे और उसका फिर एनालिसिस होगा, परीक्षण होगा, उसका रिजल्ट आएगा। उसके हिसाब से फिर कृषकों को उसकी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर साहब, संपर्क कर लिया जी, फिर भी कैसे, जैसे मिट्टी कहाँ से उठाएं, कितना गहरा गड्ढा हो और ये कितना गहराई से होना चाहिए, काहे में इकट्ठा करें? देखिए, ये एक बहुत ही मतलब पूरी विधि है इसकी। और मिट्टी परीक्षण कराने के लिए किसान स्वयं ही कर सकता है, लेकिन कुछ मूलभूत उसकी बातें हैं जो उसको ध्यान में रखना है। तो मैं थोड़ा विस्तृत रूप से इसको बताना चाहूँगा कि इसके लिए किसान को क्या करना है। सबसे पहले तो उसके पास कितने खेत हैं, कितने प्रकार के खेत हैं, ये अपने दिमाग में उसको रखना है। और खेत, हर एक खेत का प्रकार अलग अलग होता है। हो सकता है कोई खेत की लाल मिट्टी हो,
किसी खेत में पीली मिट्टी हो, किसी खेत में एकदम गहरी काली मिट्टी देखने में आती हो, या ये भी अंदाज लगा सकता है कि फलाने मेरे खेत में ज़्यादा उपज मिलती है, इस खेत में उपज कम मिलती है। तो यानी कि मिट्टी की उर्वरकता उसमें अलग अलग है। तो ये उसको कृषक को ध्यान में रखना है कि उनको पहले तो खेत को अलग अलग बांटना है कि कौन सा खेत अलग उर्वरता वाला है, कौन सा खेत कम उर्वरता वाला है। तो कम उर्वरता वाले का नमूना अलग लेना चाहिए, अधिक उर्वरता वाले खेत का नमूना अलग लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा खेत है, उस बड़े खेत में भी हो सकता है कि ऊपर के भाग में मेरा अच्छा पैदावार होती है, नीचे के भाग में कम होती है। तो आपको ऊपर के भाग को आप अलग खेत मानिए, नीचे के भाग को अलग खेत मानिए। तो ये किसान स्वयं अपने अनुभव के आधार पर डिसाइड करता है कि हमको किस खेत को एक यूनिट मानना है और उस यूनिट का हमको एक सैंपल लेना है। ये तो मैंने बताया सबसे पहले क्या बिंदु, कि हमको किसको यूनिट इकाई किसको मानना है। एक ही खेत में भी 2 इकाई हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक किसान के 3 खेत हैं, 4 खेत हैं, जी। तो सबको अलग अलग एक इकाई मानना चाहिए। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ कि 3-4 खेत है, अगर उसको लग रहा है कि तीनों खेत मेरे एक से हैं और छोटे छोटे 3 खेत है, तो आप तीनों खेत को मिला करके 8-10-15 जगह से हम लोग, अभी विधि बताऊंगा मैं, 10-15 जगह से सैंपल लेके फिर एक नमूना बनाते हैं। तो हम उन 3-4 खेतों को एक मान सकते हैं। लेकिन बड़ा खेत है, लेकिन उस एक ही खेत में मिट्टी अलग अलग आपको महसूस होती है, तो उसको आपको अलग अलग मानना है। एक से दिख रहे हैं तो एक मान सकते हैं, अलग अलग दिख रहे हैं तो आपको अलग अलग इकाई मानना है। एक इकाई से एक नमूना आपको लेकर के लैब में टेस्ट कराना है। डॉक्टर साहब, थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, जी। चर्चा अपन जारी रखेंगे। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी आप बता रहे थे कि अलग अलग खेत में अलग अलग मिट्टी रख देना अभी हमने चाहिए। चर्चा कर ली कि हमने नमूना कहाँ का एक डिसाइड कर लिया कि कितने नमूने लेने हैं। किसान के पास जितने खेत हैं डिसाइड कर लिया उन्होंने। अब एक नमूना कैसे लिया जाए उसकी विधि मैं बताता हूँ। एक कोई आपने जो खेत डिसाइड किया है उसको हमको पूरे खेत में कम से कम 8-10 स्थानों से जिग-जैग, मतलब कहीं से भी लेना है। एक ऐसा कोई निश्चित नहीं कि एक लाइन में लेना है या ऐसे लेना है, आपको पूरा खेत कवर हो जाए ऐसा मानते हुए 8-10 स्थानों से हमको थोड़ा थोड़ा नमूना कलेक्ट करना है। अब जो 8-10 स्थान हमने चिन्हित करें, उस स्थान से मिट्टी कैसे लेते हैं उसका भी एक तरीका है। वो आप जिस एक स्थान पर आप गए, उस स्थान पर आप जाइए और ऊपर अगर कचरा है, पत्थर है, वो हटा के साफ करने के बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर, लगभग 6 इंच के आसपास हम उसमें एक वी आकार का गड्ढा बनाते हैं। मतलब ये अंग्रेजी का वी अक्षर होता है, इस आकार का गड्ढा बनाना है और ये ऊपर साफ कर। ये जो गड्ढा बन गया, अब हमको जो है ना नमूना लेने के लिए ये जो मिट्टी है ये वाली, यानी कि ऊपर की सतह से लेके 15 सेंटीमीटर नीचे तक की, ये हम लोग एक पूरा जैसे कि हलवाई बर्फी काटता है इस तरीके से अपन समझे उसको। डॉक्टर साहब, जैसे ऊपर से नीचे तक। सेंटीमीटर ना समझे हमारे किसान भाई। हाँ, तो वो लगभग कहेंगे भाई एक बीता लगभग, हाँ। एक बीता लगभग इतना गहराई तक का, ऊपर से नीचे तक का नमूना हमको एक साफ किसी कपड़े पर या साफ पॉलीथीन पर या किसी कागज में हमको उसको इकट्ठा कर लेंगे। और ये हमने एक स्थान से ले लिया। अब इसी प्रकार से हम 8-10 स्थान से जा करके
एक स्थान से लगभग आधा किलो 1 किलो मिट्टी आएगी। 8-10 स्थान से हम ऐसे ही इसी प्रकार से इकट्ठी करेंगे, वी बनाएंगे, कट करेंगे। 8-10 स्थान से मान लीजिए कि 6-7 किलो 8 किलो मिट्टी आपको इकट्ठी हो जाएगी। अब ये पूरी मिट्टी को हमको इसमें से एक नमूना बनाना है जो कि पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस 8-10 किलो मिट्टी को एक साफ कपड़े में बिछाइए। बिछाने के बाद पूरी मिट्टी को एकसार करना है। उसमें बड़े ढेले हैं, पत्थर हैं, तो उनको लकड़ी से तोड़ लेना है। तोड़ कर जितना बारीक कर लेंगे उतना अच्छा सैंपल बनेगा। तो बारीक करने के बाद अब ये मान लीजिए कि आपके ये 8 किलो मिट्टी में पूरा खेत का प्रतिनिधित्व आपको लाना है। तो उसको बार बार हम उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर उसके 4 भाग करते हैं। 4 भाग करने के बाद इसमें 2 आमने सामने के भाग जो है ये अपन रख लेंगे और बाकी के दो भाग उसमें से हटा देंगे। तो 8 किलो मिट्टी थी, इस प्रकार से हम 4 भाग करेंगे तो अब कितना 2 भाग निकाल देंगे, कितना बचेगा, लगभग 4 किलो बचेगा, क्योंकि 8 में से 4 किलो आधा निकल गया। अब मान लीजिए 4 किलो बचा। इसको पुनः हम मिलाएंगे, दोबारा एकसार करेंगे, फिर 4 भाग करेंगे, फिर 2 भाग आमने सामने हटा देंगे, बचे हुए 2 भाग फिर रख लेंगे। इस तरीके से हम 2-3-4 बार जितना नमूने का वजन है उसके हिसाब से हम इतने 3-4 बार ऐसे करके बार बार मिला करके आखिरी में आधा किलो नमूना शेष रह जाए, ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे, 2-3 बार 4 बार, है ना। ये अब ये जो आधा किलो नमूना है हमारे पास, ये नमूना जाएगा लेबोरेटरी में। तो सब इसको कोई माप होता है, काय में रखें इसके लिए? हाँ, इसकी वही मैं बता रहा था। अब ये जो आधा किलो नमूना है हम लोग सामान्यतः ये मैं लेकर आया हूँ। कपड़े की थैली हम लोग कृषि विभाग से हम लोग प्रदाय भी करते हैं, हमारे सभी प्रसार कार्यकर्ताओं के पास ये रहती है। तो हम लोग कपड़े की थैली में, क्योंकि क्या होता है आप किसी मेटल में, बर्तन में, किसी में रखेंगे तो मिट्टी केमिकल की रिएक्शन होती है, इसलिए केवल कपड़ा या पॉलीथीन ही अलाउ करते हैं। इसमें अपन सैंपल रख देंगे और किसान चाहें तो अपने खुद भी इसको सिलवा सकते हैं। हाँ, खुद या भी कृषि सिलवा विभाग सकते से हैं, ला सकते हैं। कृषि विभाग में भी उपलब्ध रहती है और किसान स्वयं भी बना सकते हैं। मतलब उसका मूल उद्देश्य यही है कि रिएक्शन ना हो और सुरक्षित बच जाए। लेकिन अब इसमें एक और बात याद आई मुझे, उसका लेबलिंग करना बहुत आवश्यक है। किसका नमूना है, किस खेत का है, तो किसान का नाम, ग्राम का नाम, खेत का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी अपने खसरा नंबर पर्चे में लिख के सैंपल के साथ अंदर ही डाल देना चाहिए एक। और एक इसका फॉर्म भी होता है, तो भर के इसके साथ ऊपर से मिट्टी के साथ लगाकर इसमें भी लिख सकते हैं अपन, जिससे कि किसका सैंपल है वो इधर उधर मिसप्लेस ना हो और सही जांच उसकी हो सके। तो ये आधा किलो अपन ने नमूना इस तरीके से थैली में भर करके लेबोरेटरी में पहुंचाते हैं। इस आधा किलो से भी मात्र 2 ग्राम सैंपल लेने वाले हैं जब लैब में टेस्ट होना है। तो इसका इसलिए सैंपलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब, मिट्टी पहुंच गई, जांच हो गई, तो किसानों को कैसे पता चलेगा कि मेरी मिट्टी में किस तत्व की कमी है? ये तत्व कौन कौन से होते हैं? जी, मिट्टी में पोषक तत्व जो है वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 17 तत्व ऐसे हैं जो कि जिनके बिना पौधे का लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं होता। मतलब अगर हमने पौधे का बीज खेत में डाला है तो बीज डालने के बाद उसका अंकुरण होगा, पौधा बड़ा होगा और अपनी खुद की संतति दोबारा पैदा करने के लिए दोबारा वो एक बीज जनरेट करेगा। जो बीज बना, बीज से पौधा बना, पौधे से स्वयं उसमें बीज बनेगा, यानी ये उसका एक पूरा लाइफ साइकिल हुआ। तो ये कुछ 17 तत्व ऐसे हैं जिनके बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। उग तो जाएगा लेकिन दोबारा से बीज संतति पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। तो ये 17 तत्व पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और ये पूरे के पूरे 17 में से 3 तत्व तो ऐसे हैं जो हवा और पानी से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के तत्व जो है ज़्यादातर मिट्टी से ही पौधे को मिलते हैं। इसलिए मिट्टी में उनका क्या स्तर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पौधों को उनकी आवश्यकता है, अगर स्तर उनका कम है तो सप्लीमेंट देना पड़ता है, अगर पहले से ही मिट्टी में उनका स्तर अच्छा है तो अलग से हमको यूरिया, DAP जो हम केमिकल्स फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं वो देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मिट्टी का एक पूरी जांच कराना बहुत आवश्यक है और ये तत्वों की पूर्ति इसी से हम देखते हैं कि उनका स्तर क्या है। जी, तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे किसान भाई NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इसके बारे में जानते हैं और इसी को डालते हैं। डॉक्टर साहब इससे बता रहे हैं इसके अलावा भी 16-17 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं। मिट्टी के जांच के उपरांत हमारे किसानों तक ये जानकारी मिलती है। डॉक्टर साहब, जानकारी कैसे मिलती है इनको?
जानकारी वही मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर सैंपल। मिट्टी प्रयोगशाला में जब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद जो जितने तत्व हैं उनको हम ये एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि डॉक्टर के पास हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो एक ब्लड की रिपोर्ट मिलती है, इसी तरीके से ये मिट्टी की रिपोर्ट हम एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बना करके देते हैं और इसमें पूरे तत्वों की मात्रा इसमें लिखी रहती है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, किसान का नाम पता इसमें है, फिर नमूना विश्लेषण में कौन कौन से पोषक तत्वों की क्या स्थिति है, उनका कितनी होना चाहिए, आपके खेत में कितनी आई, ये मात्रा इसमें लिखी रहती है। और इसी के आधार पर फिर हम बाद में इसमें अनुशंसा भी करते हैं कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी आई है तो उसमें कितनी मात्रा आपको उर्वरक की देना है। तो ये एक कार्ड किसान को उपलब्ध कराया जाता है और इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स की जानकारी इसमें रहती है। महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि मिट्टी परीक्षण में सावधानी, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? मिट्टी परीक्षण में किसान के स्तर, देखो सावधानियां दो स्तर पर हैं। एक तो लैब में, तो लैब वाले तो हम लोग जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग हम करते ही हैं, लेकिन मुख्य है कि हमको सैंपल लेते टाइम जो सावधानियां बरतना है वो किसान को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वो काम किसान ही करता है। किसान सामान्यतः ये समझते हैं कि हम खेत में एक जगह गए, हमने मिट्टी उठा लिया, बोरे में किसी चीज़ में भरा और आपको लैब को दे दिया, तो ये गलत है। उसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी समझाया था, पूरे खेत का प्रतिनिधित्व आना चाहिए। उसके लिए कुछ सावधानियां हैं कि मिट्टी ऐसी जगह से लेना चाहिए जो वास्तविक खेत की मिट्टी है, मतलब मेड़ वाला स्थान से नहीं लेना है हमको, कोई पेड़ की छांव जहाँ ज़्यादा आती है वहाँ से नहीं मेड़ लेना की है। बात की डॉक्टर साहब, तो मेड़ से लगभग खेत के कितने अंदर लेना चाहिए? खेत से मेड़ से थोड़ा दूर। मेड़ पे हम लोग तो क्या होता है, उसका उद्देश्य ये है कि मेड़ पे हम यूरिया की बोरी भी लेके जा रहे हैं, मेड़ से आना जाना भी कर रहे हैं, वहाँ खरपतवार भी है, तो उससे कम 5-10 फीट दूर जहाँ इनका अधिकता ना हो, जो वास्तविक खेत है उसका प्रतिनिधित्व उसमें आ जाए। तो छाँव के पास से ना लें, मेड़ के पास से इसलिए ना लें कि कोई कहीं हमने यूरिया की बोरी रखी है, DAP की बोरी रखी है, उसके नीचे से ऐसे स्थान से ना लें, और कहीं ज़्यादा दलदल जैसा स्थान है, पानी ज़्यादा भरता है, ऐसे स्थान से ना लें, साफ़ सुथरी जगह से लें और उसको साफ़ करने पहले कंकड़ पत्थर ये थोड़ा हटा दें, और ऐसे स्थान से, ऐसे 8-10 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से सैंपल कलेक्ट करना है, तब जाके वो वास्तविक प्रतिनिधित्व कहलाएगा। तो ये सावधानी इसमें रखना बड़ा आवश्यक है। जैसे डॉक्टर साहब नरवाई में लोग आग लगा देते हैं जो नहीं लगाना चाहिए, इससे मिट्टी परीक्षण में कोई फ़र्क पड़ता है? मिट्टी अपने, अभी सही आपने पॉइंट उठाया, अभी ज़्यादातर हमने इसमें मिनरल्स की बात कर ली। अभी मिट्टी में इन पोषक तत्वों के में जो एक सबसे पहला पॉइंट है कार्बन, कार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी में होता है। और मिट्टी मुख्य रूप से मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा 4 चीज़ों से मिलकर बनी है जी। मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, हवा और पानी। हवा और पानी तो बड़ी आसानी से सब जगह मिलता ही है, और मिट्टी जो बनी है उसमें ये जो मिनरल मैटर है, यही सब पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से जो काम करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिनरल से मिलते हैं। अब एक तत्व जो आप नरवाई वाली बात करी, कार्बनिक पदार्थ जो है, ये मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये जैसे हम नरवाई जो जलाते हैं, ये पूरा कार्बनिक पदार्थ है। ये अगर जलाने से हमारा पूरा नष्ट हो जाता है, और मिट्टी के अंदर जितने अन्य और भी जो सूक्ष्म जीव वगैरह हैं, ये जलाने से नष्ट हो जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करते हैं, मिट्टी में अपर्दन का काम करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर होते हैं जो नरवाई जलाने से नष्ट हो जाते हैं। और साल दर साल नरवाई हम जला रहे हैं तो मिट्टी का जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी कम होता जा रहा है। को नरवाई नहीं जलाना चाहिए, इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आपको मिट्टी परीक्षण का वो कैसे कराना चाहिए डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। उपार्जन का लाभ किसानों को मिले, कपास उत्पादकता मिशन मंजूर, गेहूं खरीदी तारीख बढ़ी, किसान ने बनाई किसान मित्र छड़ी, और संतुलित उर्वरक प्रयोग पर कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान एमएसपी से नीचे उपज बेचने को मजबूर ना हो। उन्होंने कहा कि जहां बाजार भाव एमएसपी से नीचे हैं वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। श्री चौहान नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान को उसकी उपज का न्याय संगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपार्जन को केवल औपचारिक स्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने वाले मिशन मोड दायित्व के रूप में लिया जाए। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपने अपने जिलों और केंद्रों के स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। राज्यवार आवंटन के साथ साथ जिला स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25% खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्य योजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके। बैठक में दलहन और तिलहन फसलों विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों की खरीद व्यवस्था की समीक्षा की गई। भुगतान में देरी को गंभीर मुद्दा बनाते हुए श्री चौहान ने कहा कि भुगतान व्यवस्था तेज, सरल और भरोसेमंद बनाई जाए। उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर ऐसी एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए जिससे किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह देश के कपास किसानों के लिए अत्यंत सुखद, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी निर्णय है। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21% से अधिक हिस्सेदारी रखता है और बहुत बड़े क्षेत्र में कपास की खेती होने के कारण यह क्षेत्र लाखों किसानों की आजीविका और देश के वस्त्र उद्योग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने कहा कि इस मिशन की मंजूरी से किसानों की आय बढ़ेगी, गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और भारत का पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र फिर से सशक्त बनेगा। श्री चौहान ने बताया कि मिशन के प्रारंभिक चरण में 14 कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिले में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और लगभग 32 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों और ICAR के माध्यम से इसका क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नई तकनीक, बेहतर पद्धतियां और वैज्ञानिक सलाह सीधे किसानों तक पहुंचे। देश में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी तेजी से जारी है। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिलों को जरूरत के अनुसार अतिरिक्त तौल कांटे बढ़ाने का अधिकार भी दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है, जबकि भुगतान संबंधी देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक बढ़ाया गया है। गेहूं उपार्जन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। श्री राजपूत ने बताया कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में किसानों से 2,585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह बात पूरी तरह से लागू होती है दमोह जिले के युवा किसान समीर अहिरवार पर। समीर अहिरवार आज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम बन गया है, क्योंकि उन्होंने किया है ऐसी किसान मित्र छड़ी का आविष्कार जो किसानों के खूब काम की है। किसान मित्र छड़ी का आविष्कार भी किसानों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा है। किसान समीर ने देखा कि रात में सिंचाई या अन्य कार्य करते समय किसानों को सांप, बिच्छू सहित अन्य रेंगने वाले जीवों का गंभीर खतरा बना रहता है। कई बार यह खतरा जानलेवा भी साबित होता है। इस समस्या से निपटने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसका उपयोग कर किसान बेखौफ होकर रात में भी खेतों में आ जा सकें और अपना काम कर सकें। इसी के समाधान के रूप में युवा समीर अहिरवार ने किसान मित्र छड़ी विकसित की, जो वाइब्रेशन तकनीक के साथ काम करती है। यह 5 से 15 मीटर दूर के खतरे को पहचान लेती है और यह छड़ी बैटरी आधारित है और छोटे सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज होती है, जिसे बार बार चार्ज करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें सोलर पावर सिस्टम, मोबाइल चार्ज करने के लिए मिलती है मोबाइल चार्जिंग सुविधा।
यही नहीं, इसमें लगी टॉर्च रात के अंधेरे में रास्ता भी दिखाती है। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए इसमें दवाइयां रखने के लिए सुरक्षित बॉक्स भी बनाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस छड़ी को लॉन्च करते समय इसकी खूब सराहना की। किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने और संतुलित उर्वरक प्रयोग करने की सलाह देने के लिए नर्मदापुरम के गोविंद नगर कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग ने किसानों को खेती में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति पर विपरीत असर होता है, जबकि जैविक खेती से मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और यह हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और अन्य जैविक उत्पादों की जानकारी किसानों को दी। इस अवसर पर मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर परवीन सोलंकी ने भी किसानों को मिट्टी परीक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की समस्याएं जैसे फसल रोग नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण आदि का समाधान किया गया। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि खबरें खेती में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नए नए जो अनुसंधान हो रहे हैं उनका भी आपको जानकारी लेना चाहिए। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में मिट्टी परीक्षण के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई भी फसल के अच्छी उत्पादन के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है और अभी समय है आपको मिट्टी परीक्षण कराना। इससे उत्पादन बढ़ेगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, पर्यावरण भी संरक्षण होगा, मतलब जो हवा है उसको ठीक रहेगी। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।